Hello student, this is class 5th Social Science chapter number 5 Political Parties in India। यहाँ हम भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। A group of people who form a party to enter the election and hold governmental power is known as political party। अब what is a political party? क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जिसको गवर्नमेंट में कुछ पावर मिलती है। देयर आर सर्टेन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स दैट दे एग्री ऑन विच विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। आप जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी बहुत सारी उनकी कुछ क्या होती है, पॉलिसीज़ होती है, नीतियाँ होती हैं, एंड इनिशिएटिव मतलब उनके क्या होते हैं, कुछ वर्क होते हैं, कुछ काम होते हैं, डेट दे एग्री ऑन विच ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी, जिसके लिए वो सब एग्री होते हैं और उससे क्या होता है कि वो जो सोसाइटी है उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज आ सके, कुछ सुधार हो सके। इसके लिए वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी कुछ पॉलिसी जिसको कहते हैं नीति और कुछ कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है। They try to persuade the citizen of a country that they and their initiatives are more efficient than the other parties। और वो पार्टीज क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती है परसुएट करने की, राजी करने की दूसरे लोगों को कि उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो इनिशिएटिव्स हैं, मतलब काम है जो उनका जो करने वाले हैं वो काम वो मोर एफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा दक्ष है दूसरी पार्टी के कंपैरिजन में। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट देयर प्लान एंड पॉलिसी दे नीड टू विन द इलेक्शन। अब अपनी उनकी जो पॉलिसी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उस पॉलिसी की को प्लान करने, उसके जो प्लान है और जो उसकी पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट करने, उसको लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इलेक्शन जीते। तो हमें पता चला पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाती है और उन पॉलिसीज़ को लोगों को बताती है, कोशिश करती है कि लोगों को राजी करे, क्योंकि वो पॉलिसी वो तभी एग्जीक्यूट कर पाएगी जब वो इलेक्शन जीतेगी। ठीक है। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ लीडर, नेता। अदर वन इज एक्टिव मेंबर, जो उसके एक्टिव मेंबर हो, डायरेक्टली जो क्या करते हैं पार्टी के सपोर्ट में आते हैं। एंड थर्ड वन इज फॉलोवर, जो मतलब पार्टी के क्या होते हैं, पार्टी की नीतियों को, पार्टी की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। सिंगल पार्टी वर्सेस 2 पार्टी सिस्टम। अब अगर हम देखें जो पार्टी सिस्टम है अलग अलग कंट्रीज में, वो या तो सिंगल पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसका क्या मतलब है, कहीं तो क्या होती है सिंगल पार्टी होती है, केवल एक ही पार्टी होगी और उसी से क्या होगा, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। किसी किसी कंट्री में 2 पार्टी के बीच इलेक्शन होता है, वो कहलाती है 2 पार्टी सिस्टम। और कहीं बहुत सारी पार्टी क्या करती हैं के बीच इलेक्शन होता है, वो कहलाती है मल्टी पार्टी सिस्टम। The system where only one party is allowed to have a governmental authorities is known as one party system। अब जहाँ पर केवल और केवल एक ही पार्टी को परमिशन होती है कि क्या करे, वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी को संभाले, वो कहलाती है सिंगल पार्टी सिस्टम। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सीन इन सम कंट्रीज सच एज चाइना। और इस तरीके की जो सिंगल पार्टी सिस्टम है वो कहाँ है, चाइना। कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, जैसे एग्जांपल के लिए चाइना में है, वहाँ पर कोई इलेक्शन होते हैं तो कोई दूसरी पार्टी नहीं है, केवल और केवल एक सिंगल पार्टी रहती है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विद इन द कंट्री विच इज़ नॉट अ गुड वे टू रन ए कंट्री। अब अगर सिंगल ही पार्टी होगी तो लोगों को मजबूरन उसी को वोटिंग करनी पड़ेगी, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी वो पॉलिसी है जिसमें क्या होता है, लोग जो है, पीपल जो है अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है, चॉइस करते हैं, उसमें से जो उनको अच्छा लगता है उसको चुनते हैं। लेकिन सिंगल पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी नहीं होती है, और ये अच्छी बात नहीं है। किसी देश को चलाने के लिए इस तरीके की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ वन
wherein there are at least two parties competing in an election and each of the party has a fair chance of representing itself. अब डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है जहां पर कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए, दो पार्टियों के बीच में क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए इलेक्शन में, और दोनों को ही चांस मिलना चाहिए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को कि वो चुने जा सके, लोगों को चांस मिलना चाहिए कि उनमें से किसी को चुने, यदि हम चाहते हैं कि क्या हो, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना। और डेमोक्रेटिक कंट्री ही क्या है, एक गुड कंट्री कही जाती है। अ पार्टी सिस्टम वेयर द ऑथोरिटी चेंज बिटवीन टू मेजर पार्टीज इज नोन एज टू पार्टी सिस्टम। अब जहाँ पर जिस देश में, जिस कंट्री में दो पार्टियाँ होती हैं, उनके बीच इलेक्शन होता है, वो कहलाता है टू पार्टी सिस्टम। सम कंट्रीज सच एज यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉलो दिस सिस्टम। कुछ कंट्री हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर केवल दो पार्टी होती है, उनके बीच में ही इलेक्शन होता है और ये कहलाता है टू पार्टी सिस्टम। अ मल्टी पार्टी prevails when more than two parties come forward to take part in the election and have a power to either win the election on their own or by alliancing themselves with some other party. अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो से अधिक पार्टियां क्या करती है, इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। अब या तो वो क्या होती है, सिंगल ही कोई पार्टी पावर में आ जाती है, या फिर एक और सिस्टम होता है कि वो क्या करे, किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस कर ले, मतलब उनके साथ अपना गठजोड़ कर ले, उनके साथ मिलकर जो है सरकार चला ले। इंडिया इज़ वन सच कंट्री विच फॉलो दिस सिस्टम। और हमारे देश में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं और वो क्या करती है, कई बार वो दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट भी बनाती है। नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। अब हम कुछ इंडिया की नेशनल पार्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। एट मेंशन अर्लियर, इंडिया इज ए मल्टी पार्टी कंट्री। बिलो आर सम ऑफ द मेजर नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारा कंट्री क्या है, हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, तो यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ जो है नेशनल पार्टियाँ, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, मोर कॉमनली नोन एज कांग्रेस पार्टी। जनरली हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को कॉमनली क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1885 एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। आपने पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में हिस्ट्री में कि ये क्या है, इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में और दुनिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। Since India independence, this party has dominated the political scene of India both at the national level as well as state level for many decades. अब भारत की आज़ादी के बाद कई दशकों तक, डिकेड होता है 10-10 साल के, वो कई डिकेड्स तक क्या हुआ है, इस पार्टी ने क्या किया है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी शासन किया है। From the first general election which were held in 1952, the Congress party maintained its power until 1977. और फर्स्ट इलेक्शन हुआ था हमारा 1952 में, तब कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन के बाद जीती थी और तब से लेकर 1977 तक लगातार जीतती रही। इट कम बैक टू पावर अगेन इन 1980 एंड कंटिन्यू टिल 1989। उसके बाद 77 के बाद वो एक बार वापस से दूसरी सरकार आई थी, ठीक है, और उसके बाद दूसरी मतलब कंबाइन करके अलायंस करके गवर्नमेंट बनी थी और उसके बाद वापस से 1980 में फिर पावर में आई कांग्रेस और 89 तक कांग्रेस ने क्या किया, शासन किया हमारे देश में। आफ्टर दिस इट कम बैक अगेन इन 1991। फिर 89 के बाद इलेक्शन हार गई कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद 1991 में वापस से कांग्रेस इलेक्शन जीती और नेशनल लेवल की नेशनल पे उसने क्या किया, सरकार बनाई एंड सर्व अ टर्म विच इज़ बेसिकली 5 ईयर एंड फाइनली इट कम बैक टू पावर इन 2004 एंड रूल फॉर ए डिकेड। और 2004 के में भी वो उस पर आई और उसके बाद उसने क्या किया, कई दशकों तक उसने शासन किया है, ठीक है। अब
नेक्स्ट पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी कहते हैं। भारतीय जनसंघ वॉज रिवाइव एज ए भारतीय जनता पार्टी इन ईयर 1980। भारतीय जनसंघ जो था वो क्या हो गया, 1980 में उसको भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी इज टू क्रिएट ए मॉडर्न एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री। अब जो एम थी, जो बेसिक एम थी, ऑब्जेक्ट था इस पार्टी का, वो था कि इस मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना, हमारे देश को क्या करना, मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में उभारना। दे आर फेवरेबल टूवर्ड कल्चरल नेशनलिज्म, और किसका फेवर करते थे, कल्चरल नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है कि लोगों में जो है राष्ट्रवाद की संस्कृति जो है उसको डेवलप करना चाहते थे कि हर एक व्यक्ति में क्या हो, राष्ट्रवाद की संस्कृति हो। सम ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग बैनिंग ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, और जो इनकी कुछ ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक तो जो धर्म बदलते हैं लोग, धर्म चेंज कर लेते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर बैन लगाना। कंप्लीट पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया एंड हैविंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में क्या हो, राजनीतिक और कह सकते हो क्षेत्रीय जो एकता हो वो रहे, ये वो चाहते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ रूल्स ऐसे थे जो हमारी इंडिया से अलग थे रूल, तो ये इनका ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हैविंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। वैसे तो अगर हम देखें तो लॉ तो यही कहता है कि सभी देश के सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून हो, लेकिन फिर भी कुछ जैसे कि कह सकते हैं मैरिज एक्ट है, वो थोड़े से हमारे देश में अलग अलग हैं, तो उन सब के लिए क्या हो, सबके को एक जैसा ही क्या हो, कानून सब चीज़ों के लिए रहे, कानूनी रूप से सब एक समान रहे, ये इस पार्टी की एम है, ऑब्जेक्टिव है। In 1990 saw the popularity of this political party increasing as more and more people started supporting it. It was elected power in 1998 and remained till 2004. Finally, in 2014, this political party made its comeback to power. अब 1990 के बाद देखें तो लोगों में ये पार्टी पॉपुलर होना शुरू हुई और उनकी क्या हुई, पॉपुलरिटी बढ़ती ही चली गई। 1998 में पहली बार ये जीती, 2004 तक शासन हुआ, मतलब उसके बाद 1914 से लेकर अब तक ये पार्टी पावर में है। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी इसको बोलते हैं। काशीराम्स लीडरशिप लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी इन 1984। काशीराम की लीडरशिप में बहुजन समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ था 1984 में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टी इज टू गेन पावर एंड रिप्रेजेंट द आदिवासीज, दलित एंड रिलीजियस माइनर ग्रुप एंड ओबीसी। जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि पावर मिलना किसको, जो आदिवासी है, दलित हैं और जो क्या है धार्मिक रूप से माइनर ग्रुप है, ओबीसी है, उन सबको क्या होना, पावर में आने के लिए यही एम थी कि वो सब लोग क्या है, रिप्रेजेंटेटिव उनके बीच में से चुने जाएं, उनको भी पावर मिले। वन स्टेट विच हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टी इज उत्तर प्रदेश, वेयर दे हैव बीन इन पावर फॉर ए नंबर ऑफ टर्म। और जहाँ सबसे ज़्यादा पावर रहा, मतलब इसका प्रभाव रहा है, प्रेजेंस रही है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही है, वो था उत्तर प्रदेश। स्टेट जो है उत्तर प्रदेश था, उसमें कई बार ये पार्टी जो बीएसपी है वो पावर में आई है। और आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी जनरली इन्फ्लुएंस है किसकी टीचिंग से, भगवान गौतम बुद्ध की टीचिंग से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM, established in 1964, the philosophy of मार्क्सिज्म लेनिनिज्म फॉर्म द बेस ऑफ दिस पार्टी। जो इसकी फिलॉसफी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है, जो लेनिन थे, ठीक है, उनकी बातों से, उनकी उससे ये प्रभावित हैं। और इनका जो फोकस है ऑन सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म,
सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, और सोशलिज्म होता है कि सभी को, जितने भी लोग हैं, समाजवाद जिसको बोलते हैं, कि समाज में रहने वाले सभी के पास क्या हो, संपत्ति का, चीज़ों का बराबर बंटवारा हो। Intellectuals, farmer, factory laborer, poor and agriculture worker are the main supporter of this party. जर्नलिस्ट पार्टी के जो सपोर्ट करते हैं वो बुद्धिमान लोग हैं, फार्मर है, फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर है, पुअर हैं, और गरीब लोग और जो खेती में काम करते हैं वो इस पार्टी के मेन सपोर्टर हैं। केरला, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल आर सम ऑफ द स्टेट वेयर द पार्टी हैज़ ऑलवेज had a strong hold. However, over a year, the popularity of party has gone down and now it is out of power in Kerala and West Bengal. स्टार्टिंग में इस पार्टी का अगर देखें तो केरला, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रभाव था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी ख़त्म होने लगी और अब ये ना तो बंगाल में और ना केरला में ये पार्टी नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, CPI. Following the same principle of CPI-M party, the Communist Party of India was set up in 1925. अब ये 1925 में बनी थी ये पार्टी। In 1964, this party split because which it had a share its follower and led the formation of CPI-M. स्टार्टिंग में देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी CPI वो 1925 में बनी थी और दोनों ही CPI-M और CPI दोनों सेम थी, लेकिन 64 में क्या हुआ, दो भागों में ये बट गई, इनके फॉलोवर अलग अलग हो गए। और इनिशियली इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन वेरियस स्टेट विच इंक्लूड वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। और अभी कुछ शहरों में इसका प्रभाव है, कुछ स्टेट्स में प्रभाव है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश में इस पार्टी का कुछ प्रभाव है। In the 2004 Lok Sabha election, it won 10 seats and 1.4% वोट। अगर हम बात करें 2004 में तो लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी ने 10 सीटें जीती थी और 1.4 वोट का जो परसेंटेज था इसे मिला था। Earlier, this party used to support the UPA government. However, in 2008, it withdrew its support. और फिर इसने क्या किया था, इस पार्टी ने यूपीए गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था और 2008 में इसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, ठीक है। इट promoted the concept of building a strong left front by bringing together all the left parties. और इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट बनाना जिसमें सारी लेफ्ट की पार्टियां एक साथ आ जाए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP. Due to the split in Congress party, the Nationalist Congress Party was established in 1999. 1999 में कांग्रेस पार्टी टूट गई और एक नई उस अलग हुई पार्टी ने एक नई पार्टी बनी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी CPM. फेडरलिज्म, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड गांधीयन सेकुलरिज्म आर सम ऑफ द फोकस एरिया ऑफ दिस पार्टी। और इस पार्टी का जो मेन फोकस था वो था फेडरलिज्म में, सोशल जस्टिस की सबको बराबर न्याय मिले, डेमोक्रेसी में, इक्वलिटी में, और गांधी जी के जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष, उस पर इस पार्टी ने ज़्यादा फोकस किया। असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय आर सम ऑफ द स्टेट विच हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टी। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, असम में इस पार्टी का क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नज़र आता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस चैप्टर को पढ़िए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।